क्या इंडिया ब्रिक्स ममालिक के साथ मिलकर एक ऐसी करेंसी लेके आ रहा है जो कि डॉलर को हरा सकती है? क्या पाकिस्तान उसका हिस्सा बन सकता है? और क्या पाकिस्तान और इंडिया अपनी एक करेंसी लेके आ सकते हैं? मेरा ये सवाल आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, मगर मेरा यकीन माने ये इतना भी अजीब नहीं है, क्योंकि माजी में एक इंडियन वज़ीर आज़म ने खुद इसकी तजवीज़ दी थी। ये वो तमाम सवालात हैं जिनकी बात हम इस वीडियो में करेंगे। साथ साथ आपको ये भी बताएंगे ब्रिक्स ममालिक हैं क्या, उनकी तारीख क्या है, ये जो करेंसी का नया शोशा छोड़ा गया है ये क्या है, और पाकिस्तान ब्रिक्स का हिस्सा बन सकता है या नहीं, और क्या अगर ये करेंसी बनाई जाती है तो क्या ये डॉलर को हरा देगी या नहीं। ये तमाम सवालात और इनके जवाबात इस वीडियो में। ब्रिक्स करेंसी। क्या ब्रिक्स देशों के करेंसी नोट पर भारत के ताजमहल की तस्वीर होगी? ब्रिक्स ममालिक ना तो अपनी करेंसी लाएं, ना ही डॉलर की मुतबादिल करेंसी की हिमायत करें। सबसे पहले आपको बताते हैं कि ये ब्रिक्स नामी चीज़ है क्या। ये ब्रिक्स ईंटें नहीं है, बल्कि ये ब्रिक्स एक मुखफ़फ़ है उन ममालिक का जो कि इसके फाउंडिंग मेंबर्स हैं। ब्रिक्स से मुराद ब्राज़ील, आर से मुराद रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। इसकी जो बुनियाद है वो 2009 में रखी गई थी, मगर इसकी तारीख थोड़ी सी पुरानी है। इसका नाम जो है वो सबसे पहले एक अमरीकी एनालिस्ट ने रखा था। उन्होंने 2001 में एक आर्टिकल लिखा था जिसमें उन्होंने इमर्जिंग इकोनॉमीज़ को एक ब्लॉक की शक्ल में पेश किया था और इसको ब्रिक का नाम दिया था, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना थे। 2006 में यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के इजलास की साइडलाइंस पर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने यह फैसला किया कि वो इन 4 ममालिक का एक इनफॉर्मल इजलास बुलाएंगे, उनसे मुलाकात करेंगे, और वहां पर इसकी पहली मुलाकात होती है 2006 में। 2009 में इसको फॉर्मल समिट के तौर पर लिया जाता है और रशिया के अंदर इसका पहला इजलास होता है। इसमें 4 ममालिक को बुलाया जाता है, जो BRIC, जो कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना है। मगर 2010 में साउथ अफ्रीका को इन्वाइट किया जाता है और इस तरीके से ये ग्रुप ब्रिक्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। इसमें दिलचस्प चीज ये है कि ये कोई फॉर्मल ग्रुप नहीं है, इसकी कोई ट्रीटी नहीं है, बट ये एक डिबेटिंग क्लब जिसको आप कह लें कि 5 ममालिक आपस में मिलते हैं, मुख्तलिफ चीजें एजेंडे पर होती हैं, बात करते हैं और चले जाते हैं। कुछ खास सब्सटेंटिव काम इन्होंने अभी तक नहीं किया है। 2024 में इस ग्रुप को एक्सपैंड किया गया। इसमें 4 नए ममालिक को ऐड किया गया, UAE, ईरान, इथियोपिया और इजिप्ट। साथ साथ सऊदी अरेबिया को भी इन्विटेशन दिया गया था, मगर सऊदी अरेबिया ने अभी तक इसको फॉर्मली ज्वाइन नहीं किया है। सो यूं अभी ये जो ग्रुप है इसको ब्रिक्स प्लस कहा जाता है। इसमें 9 ममालिक हैं और पिछले कुछ अरसे के अंदर ये खबरों में है। अगर आप इस ग्रुप की ताकत का अंदाजा लगाना चाहें तो आप इससे लगा सकते हैं कि पूरी दुनिया का जो GDP है उसका 35% इन ममालिक के ऊपर मुश्तमिल है। पूरी दुनिया की पॉपुलेशन का 45% ब्रिक्स प्लस ममालिक हैं उन पर मुश्तमिल है। तो सवाल ये है कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ, ब्रिक्स की बात क्यों हो रही है और अभी इस नई करेंसी का जिक्र ज़्यादा क्यों हो रहा है। सो बेसिकली कुछ हफ्ते पहले इनफैक्ट रशिया के अंदर ब्रिक्स की समिट हुई, जिसके अंदर रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन ने एक नोट लहराया जिसके बारे में कहा गया कि ये ब्रिक्स की अगर कोई करेंसी बनती है तो उसकी शक्ल इस तरीके की होगी। ये एक उनकी तरफ से गिमिक था, मगर उसकी बेसिस के ऊपर आने वाले अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट की जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, जिसमें उन्होंने उन तमाम ममालिक को धमकी दी कि अगर किसी ने डॉलर के मुकाबले में कोई करेंसी लाने की कोशिश की या डॉलर को डिथ्रोन करने की कोशिश की तो उसके अमेरिका के साथ ताल्लुकात ख़त्म हो जाएंगे, और जो ममालिक ये करना चाह रहे हैं उनको अमेरिका को ये गारंटी देनी होगी कि वो ऐसा नहीं करेंगे। अगर वो ये गारंटी नहीं देंगे तो उनके ऊपर अमेरिका टैरिफ 100% टैरिफ्स लगा देगा, जिसका मतलब ये हुआ कि उनका जो तजारती सामान अमेरिका के अंदर आता है वो बहुत महंगा हो जाएगा और उनकी एक्सपोर्ट्स कंपैरेटिव नहीं रहेंगी। तो ब्रिक्स ममालिक अगर अपनी करेंसी लेके आना चाह रहे हैं तो इससे अमेरिका को क्या प्रॉब्लम है और इससे डॉलर को क्या खतरा हो सकता है। इसको समझने के लिए हमें 1944 में जाना पड़ेगा, जब दूसरी जंग अजीम के बाद ब्रेटन वुड सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया। इस सिस्टम के तहत डॉलर के पीछे जो बैकिंग पावर थी वो थी गोल्ड। ये कहा गया कि डॉलर के पीछे जो वैल्यू होगी वो गोल्ड की होगी, और साथ साथ दीगर ममालिक ने अपनी करेंसी को पैक कर लिया डॉलर के साथ, जिसके बाद डॉलर की दुनिया के अंदर जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत बढ़ गई। खैर टाइम के साथ साथ अमेरिका ने अपनी जो करेंसी है डॉलर, उसकी जो गोल्ड की बैकिंग है उसको ख़त्म कर दिया। 1971 में गोल्ड स्टैंडर्ड को ख़त्म किया गया, मगर उसके बाद भी काफ़ी ममालिक, इनफैक्ट जो मेजॉरिटी है दुनिया की, वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स डॉलर के अंदर ही रखते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि डॉलर सबसे ज़्यादा स्टेबल और पावरफुल करेंसी है। 1970 के अंदर अमेरिका ने एक ऐसा काम भी किया जिसकी वजह से डॉलर की अहमियत और बहुत ज़्यादा बढ़ गई, और वो ये थी कि उन्होंने सऊदी अरेबिया के साथ डील की कि उनकी जितनी भी ऑयल की जो ट्रांजैक्शंस होंगी वो डॉलर्स के अंदर होंगी। इसको पेट्रो डॉलर्स का नाम दिया गया, जिसके बाद हर मुल्क के लिए ये ज़रूरी कर दिया गया कि जब वो तेल खरीदेगा तो उसके बदले वो डॉलर ही पे करेगा, जिसकी वजह से हर मुल्क को अब डॉलर की ज़रूरत थी। और इस तरीके से डॉलर जो है वो दुनिया की कमज़ोरी बन गया, बिकॉज हर मुल्क को डॉलर की ज़रूरत थी अगर उसको तेल चाहिए, और तेल ख़रीदने के लिए
डॉलर आपको अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स में रखना ज़रूरी थे। डॉलर की जो सबसे ज़्यादा अहमियत है वो इंटरनेशनल ट्रेड के अंदर है, बिकॉज ये वाहिद करेंसी है जो कि सबसे ज़्यादा एक्सेप्टेबल है। आप किसी भी मुल्क की तिजारत अगर आपस में होगी और वो अपनी करेंसी में नहीं भी कर रहे हैं, तो अगर वो डॉलर के अंदर ट्रांजैक्शन कर रहे हैं तो कोई भी किसी भी ममालिक को इससे प्रॉब्लम नहीं होगी, बिकॉज उसको पता है कि यार अगर डॉलर मिल गया तो मैं डॉलर तो कहीं भी लगा सकता हूँ। और यही वो ताकत है डॉलर की जिसकी वजह से अमेरिका चाहता है कि ये ख़त्म ना हो और रूस चाहता है कि इसकी ये ताकत ख़त्म हो जाए। इनफैक्ट जो दुनिया भर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं, जो तमाम ममालिक हैं, उनके 58% फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स वो डॉलर के अंदर है। आपने पाकिस्तान में देखा होगा कि बहुत ज़्यादा बात होती है कि पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कमी है, करंट अकाउंट डेफिसिट है। वो इसीलिए है बिकॉज जब पाकिस्तान तिजारत करता है, पाकिस्तान इंपोर्ट ज़्यादा कर लेता है, एक्सपोर्ट्स कम होती हैं, तो पाकिस्तान के अंदर डॉलर की कमी हो जाती है, जिसकी वजह से फिर डॉलर की जो प्राइस है वो ऊपर चली जाती है। इसलिए डॉलर की इतनी इंपॉर्टेंस है इस वक्त पाकिस्तानी निज़ाम में। तो डॉलर की इस ताकत को देखते हुए दुनिया की मुख्तलिफ जो ताकतें हैं, अमेरिका के अलावा ताकतें, उन्होंने ये कोशिश की है कि डॉलर की इस ताकत को ख़त्म किया जाए और एक de-dollarization कैंपेन लॉन्च की है। और इस कैंपेन को पिछली कई दहाइयों में कोशिश की गई, मगर अभी तक कोई डॉलर को डिथ्रोन नहीं कर सका, उसको हरा नहीं सका। जिन ममालिक ने ये कोशिश की उनका ये कहना है कि दुनिया की रिलायंस डॉलर के ऊपर बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से अगर अमेरिका के अंदर कोई इकोनॉमिक क्राइसिस आता है, उसकी वजह से पूरी दुनिया का जो इकोनॉमिक सिस्टम है या जो मॉनेटरी सिस्टम है वो इम्पैक्ट होता है, जिसकी वजह से जो दीगर ममालिक हैं वो काफ़ी वल्नरेबल हो जाते हैं या वो डॉलर की परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट हो जाते हैं। इसलिए वो डॉलर की इस डिपेंडेंस को ख़त्म करना चाहते हैं और एक ऐसी करेंसी में ट्रांजैक्शंस करना चाहते हैं या फॉरेन एक्सचेंज बिल्ड करना चाहते हैं जो कि ज़्यादा स्टेबल हो और उस पर अमेरिका का इन्फ्लुएंस कम हो। इसीलिए आपने देखा होगा कि अमेरिका जब किसी मुल्क पर पाबंदी लगाता है तो उसके अंदर डॉलर का बहुत अहम रोल होता है। अगर आपके पास डॉलर ही नहीं होगा, आप तिजारत ही नहीं कर पाएंगे, तो आपके लिए पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाएंगे। माजी में ऐसी बहुत सी कोशिशें की गई हैं कि डॉलर के मुकाबले के अंदर एक ऐसी करेंसी, सिंगल करेंसी या ब्लॉक करेंसी लेके आई जाए। ब्लॉक करेंसी बेसिकली वो होती है जो कि कुछ ममालिक मिलकर एक ब्लॉक बनाते हैं और उस ब्लॉक की अपनी करेंसी रखना चाहते हैं, जिसकी सबसे बड़ी एग्जांपल आपके सामने यूरो है। यूरोपियन यूनियन ने जो अपनी 1998 में करेंसी बनाई थी, मगर उससे पहले भी और उसके बाद भी काफ़ी ममालिक हैं, काफ़ी ग्रुप्स हैं, रीजनल पावर्स हैं जिन्होंने कोशिश की थी कि वो अपनी करेंसी बना लें। मगर यूरो भी इतने आराम से नहीं बन गया था। इसका जो इनिशियल प्रपोजल है वो 1950s में आया था। इसको 40 साल लगे थे इस आइडिया को मटेरियलाइज होने में और बिल आखिर 1 जनवरी 1999 को यूरो लॉन्च किया गया। सो इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगा था और उस वक्त अमेरिका ने इसको एक्सप्लिसिटली इसको ऑब्जेक्ट नहीं किया था, मगर अमेरिका ने इसको वेलकम भी नहीं किया था। मगर अमेरिका क्योंकि यूरोप का एलाय है, इसलिए अमेरिका को इससे इतना ज़्यादा प्रॉब्लम भी नहीं हुआ। इसके अलावा 2019 में भी एक कोशिश की गई थी जब मगरबी अफ्रीकी ममालिक ने, वेस्टर्न अफ्रीकन कंट्रीज़ ने, जिसमें सर फहरिस्त नाइजीरिया था, इन्होंने अनाउंस किया था कि हम 2023 तक अपनी एक करेंसी लेके आएंगे जिसका नाम ECO रखा गया था। खैर अभी 2023 गुजर चुका है, वो करेंसी अभी तक सामने नहीं आई। अभी उसकी टाइमलाइन या डेडलाइन उसको रिवाइज किया गया और कहा गया है कि 2027 में इस करेंसी को लॉन्च किया जाएगा। मगर एनालिस्ट का कहना है कि बहुत मुश्किल है कि वेस्टर्न अफ्रीका ये करेंसी ला सके, बिकॉज इतना आसान नहीं होता। इसके अलावा आसियान ममालिक ने भी 2019 में कोशिश की थी कि अपनी करेंसी लॉन्च की जाए, मगर वो भी फेल हो गए, वो भी अपनी करेंसी नहीं ला सके। और अब बात करते हैं ब्रिक्स के प्रपोजल की कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई और सबसे पहले ये आइडिया कब फ्लोट किया गया। ये बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि प्लीज़ अगर आपको ये वीडियो मुफीद लग रही है तो उसको लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। 2008-2009 के अंदर जब पूरी दुनिया के अंदर एक मुआशी बहरान आया तो उस वक्त इसकी बात की गई कि ब्रिक्स का अपना एक जो है वो करेंसी होनी चाहिए जो कि डॉलर के ऊपर डिपेंडेंट ना हो। ताहम इसके ऊपर कुछ खास काम नहीं हुआ। उसके बाद 2023 में आकर ब्राज़ील की तरफ से ब्रिक्स समिट में ये प्रपोजल दिया गया कि ब्रिक्स की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए। इसके जो सबसे ज़्यादा प्रोपोनेंट है या जिसको सबसे ज़्यादा बैक करते हैं वो रूस और ब्राज़ील खुद हैं, जिन्होंने बारहा कहा है कि हमें अपनी एक अलग से करेंसी बनानी चाहिए। जब ब्राज़ील ने ये प्रपोजल पेश किया था तो उस वक्त ब्रिक्स ममालिक के अंदर एक एग्रीमेंट हुआ था कि इसकी पॉसिबिलिटी को मजीद स्टडी किया जाएगा। 2024 में अभी जब हालिया रूस के अंदर समिट हुई कजान में, तो उसमें व्लादिमीर पुतिन ने एक तो वो नोट लहरा दिया और उसके साथ साथ उन्होंने ये भी प्रपोज किया है कि ब्रिक्स ममालिक की जो करेंसी होनी चाहिए वो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी या डिजिटल करेंसी, जिसे आप क्रिप्टो भी कह सकते हैं, उस तरह की अगर कोई करेंसी होगी तो इन ममालिक के लिए बहुत आसान होगा आपस में तिजारत करना। तो करेंसी का आइडिया तो आ गया, मगर सवाल ये है कि क्या ये करेंसी बन भी सकती है कि नहीं, इसको बनाना कितना आसान है। सबसे पहले तो इसकी ज़रूरत की बात कर लेते हैं कि इसकी ज़रूरत क्या है। रूस और ईरान के लिए ज़रूरी है, वो दोनों ब्रिक्स का हिस्सा हैं, कि उनके ऊपर जो अमेरिका की तरफ से पाबंदियाँ लगी हैं उन पाबंदियों को सरकमवेंट करने के लिए उन्हें डॉलर का एक मुतबादिल चाहिए।
क्योंकि उनकी अपनी करेंसीज के अंदर बहुत कम ममालिक हैं जो कि उनके साथ तिजारत करते हैं, इसलिए उन्हें एक ऑल्टरनेटिव चाहिए जिसको वो अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स के लिए इस्तेमाल कर सकें। सो ये उनकी सबसे बड़ी ज़रूरत है। और जो ब्रिक्स ममालिक हैं उनमें से बहुत कम ममालिक होंगे, शायद ब्राज़ील है जो कि इसको कहता है, बट इन 3 ममालिक के अलावा और कोई ख़ास इसकी बात नहीं करता। इवन चाइना भी इसकी इतनी ख़ास बात नहीं करता। और इसके जो चांसेस थे वो तज्ज़ियाकारों के मुताबिक वो इतने ज़्यादा भी नहीं थे, मगर जब डोनाल्ड ट्रंप ने वो ट्वीट की तो उसके बाद से ब्रिक्स के इस आइडिया को ज़्यादा तकवीत मिली है, इसको ज़्यादा क्रेडिबिलिटी मिली है। और उसके बाद व्लादिमीर पुतिन ने फिर इसका जवाब भी दिया है और उन्होंने कहा है कि डॉलर का कमज़ोर होना अब इनएविटेबल है, क्योंकि दुनिया अब तंग आ चुकी है कि कैसे एक मुल्क की करेंसी पूरी दुनिया को हॉस्टेज किए हुए है। ब्राज़ील, रशिया और ईरान के अलावा किसी और मुल्क ने इसको खातिर खा जो है वो इस आइडिया को लिफ्ट नहीं कराई है, मगर आइडिया को अगर लिफ्ट करा भी दी जाए फिर भी इसको लॉन्च करना इतना आसान नहीं है, बिकॉज ब्रिक्स प्लस के अंदर 9 ममालिक हैं, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो बहुत ज़्यादा है, उनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ बहुत डिफरेंट है, मॉनेटरी पॉलिसीज़ डिफरेंट है। अगर एक करेंसी लॉन्च करनी हो किसी एक ब्लॉक में तो वहाँ पर हम आहंगी इकोनॉमिक सिस्टम, पॉलिटिकल सिस्टम और जो मॉनेटरी पॉलिसीज़ है वो बहुत ज़रूरी होती है। और बहुत मुश्किल है कि इन तीनों ममालिक की जो ये तीनों स्ट्रैंड्स हैं वो एक लेवल के ऊपर आ सकें। सो इसकी वायबिलिटी बहुत कम नज़र आती है। मगर अब बात करते हैं कि इंडिया इसमें कहाँ पर खड़ा है और इंडिया की क्या पॉलिसी है। इंडिया की एक बहुत पेक्यूलियर, बहुत कॉम्प्लिकेटेड सी इसके अंदर सिचुएशन है, बिकॉज ब्रिक्स प्लस जो कि प्रिडोमिनेंटली एक एंटी अमेरिका या एंटी वेस्ट प्लेटफॉर्म है, मगर साथ साथ इंडिया एक ऐसी कंट्री के तौर पर सामने आ रहा है जो कि अमेरिका के बहुत करीब हो रहा है, उसका जो है वो ट्रेडिंग पार्टनर है, उसका स्ट्रेटेजिक पार्टनर है। सो इंडिया को ये बैलेंस करना है कि वो कैसे ब्रिक्स के साथ अपने ताल्लुकात को मैनेज करे और साथ साथ अमेरिका को भी नाराज़ ना करे। इंडिया बेसिकली रूस के बहुत करीब समझा जाता था। 1947 के बाद से इंडिया की जो पॉलिसी थी वो पहले तो नॉन अलाइन मूवमेंट की थी, वो अपने आप को न्यूट्रल रख रहा था, मगर बाद में उसकी जो डिफेंस कोऑपरेशन है रूस के साथ बहुत ज़्यादा हो गई, क्योंकि पाकिस्तान की जो कोऑपरेशन थी वो अमेरिका के साथ बहुत ज़्यादा थी। पाकिस्तान को अमेरिकी कैंप में देखा जाता था और इंडिया को रूस के कैंप में देखा जाता था। मगर हालिया 10-15 सालों के अंदर ये जो पेंडुलम है ये शिफ्ट हुआ है और इंडिया अमेरिका के बहुत ज़्यादा करीब आ गया है। और इंडिया इनफैक्ट इस ग्रुप में तो है, ब्रिक्स में है, मगर इंडिया और प्लेटफॉर्म्स में भी है, जिसमें से एक सबसे अहम प्लेटफॉर्म है क्वाड। क्वाड एक अमेरिकी प्लेटफॉर्म है जिसका बुनियादी मकसद ही चाइना के खिलाफ है और चाइना का इन्फ्लुएंस ब्रिक्स में बहुत ज़्यादा है। सो इंडिया इन दोनों ग्रुप्स का हिस्सा है और इंडिया के लिए थोड़ा सा ये मुश्किल काम है कि वो कैसे इन दोनों ग्रुप्स को साथ लेकर चले। मगर इंडिया इन दोनों ग्रुप्स को छोड़ना नहीं चाहता, इनफैक्ट क्वाड को तो कभी भी नहीं छोड़ेगा, मगर ब्रिक्स को वो इसलिए नहीं छोड़ना चाहता क्योंकि ब्रिक्स के अंदर रहकर जिन ममालिक के ऊपर चाइना इन्फ्लुएंस हासिल करना चाहता है उन्हीं ममालिक पर इंडिया भी अपना इन्फ्लुएंस हासिल करना चाहता है और इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि वो अपनी स्पेस चाइना को कंसीड कर दे। इसीलिए 2023 में जब ये प्रपोजल सामने आया तो इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर जयशंकर ने उस वक्त इसके हवाले से कहा था कि ऐसा कोई भी आइडिया सामने नहीं आया है, बल्कि ये बात हो रही है कि जो ममालिक आपस में ट्रेड कर रहे हैं वो अपनी नेशनल करेंसीज में ट्रेड कर लें बजाय इसके कि उनकी सिंगल करेंसी हो। There is no idea of a BRICS currency. और ऐसी ही बात अभी रिसेंटली साउथ अफ्रीका ने भी की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि ऐसा कोई भी प्रपोजल किसी भी डॉक्यूमेंट में जेरे गौर नहीं है। To my knowledge, there's never been a discussion about the BRICS currency. It does not even exist on our documents. सो ब्रिक्स ममालिक खुद नहीं चाह रहे कि उनकी अपनी सिंगल करेंसी हो, सिर्फ 2-3 ममालिक हैं जो बार बार ये शोषण छोड़ देते हैं। सो बहुत मुश्किल है कि ब्रिक्स की अपनी कोई सिंगल करेंसी आने वाले सालों के अंदर सामने नज़र आए। अगर 10 साल बाद, 20 साल बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, बट अभी तो किसी भी मुल्क की एपेटाइट नहीं है कि वो एक सिंगल करेंसी की तरफ जाएं। अब बात करते हैं पाकिस्तान की। जो लोग इंडिया में बैठकर ये वीडियो देख रहे हैं वो ये कहेंगे कि यार मैं हर चीज़ में पाकिस्तान और इंडिया को ले आता हूँ, बट इसमें पाकिस्तान इसलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज पाकिस्तान ने भी रिसेंटली अप्लाई किया है ब्रिक्स की मेंबरशिप के लिए और पाकिस्तान को चीन और रूस की बैकिंग हासिल है। रूस के डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर अभी कुछ अर्सा पहले पाकिस्तान में थे तो उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया था कि जो रूस है वो पाकिस्तान की ब्रिक्स की मेंबरशिप को सपोर्ट करता है, मगर साथ साथ उन्होंने एक अहम बात की थी, वो ये थी कि इस मेंबरशिप के लिए सबसे पहले जो तमाम ममालिक हैं उनमें कंसेंसस होना ज़रूरी है जो कि ब्रिक्स के ममालिक हैं और उन ममालिक में इंडिया भी है। We are happy that Pakistan has applied, be supportive of that. At the same time, there is a consensus that needs to be built within the organization. अगर इंडिया अग्री नहीं करेगा तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल है कि वो कभी ब्रिक्स का मेंबर बन पाए। पाकिस्तान ब्रिक्स का मेंबर इसलिए बनना चाहता है बिकॉज पाकिस्तान को लगता है कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर रहकर वो चीन के और करीब आ सकता है और पाकिस्तान रूस के साथ भी अपने ताल्लुकात बेहतर करना चाहता है। मगर इंडिया का जो आर्गूमेंट है कि पाकिस्तान को इसमें नहीं होना चाहिए वो ये है कि ये क्लब है उन ममालिक का जो कि एक दूसरे की मदद कर सकें या और इमर्जिंग इकॉनमीज़ हैं उनकी मदद कर सकें। मगर पाकिस्तान तो ख़ुद एक ऐसा मुल्क है जिसको IMF की मदद चाहिए होती है हर 3-4 साल के बाद,
तो वो कैसे जो है वो इमर्जिंग इकॉनमी है और कैसे वो दूसरे ममालिक की मदद कर सकता है, ख़ासतौर पर अगर उसको खुद मदद की ज़रूरत है। और यही वो आर्गूमेंट है जिसकी वजह से वो पाकिस्तान को ब्रिक्स का हिस्सा नहीं बनने देता। खैर ये तो एक आर्गूमेंट वो पेश करते हैं, मगर इंडिया कभी भी नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान इस फोरम के ऊपर आए, बिकॉज पाकिस्तान और इंडिया की टसल है वो आप मेरे से बेहतर जानते हैं। और अब आखिर में बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान और इंडिया साथ मिलकर कोई करेंसी बना सकते हैं या नहीं, या साथ मिलकर उन प्लेटफॉर्म्स में रहकर या फोरम्स में रहकर कोई पार्टनरशिप या सिंगल करेंसी का हिस्सा बन सकते हैं कि नहीं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रिक्स की। जैसे मैंने पहले बताया कि ब्रिक्स के अंदर तो बहुत कम चांस है कि या तो वो करेंसी बने या इवन इंडिया पाकिस्तान को इसका हिस्सा बनने दे, तो यहाँ पर बहुत कम चांस है। मगर एक फोरम है जिसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं और वो है सार्क का प्लेटफॉर्म। सार्क यानी कि जो साउथ एशियन कंट्रीज़ की ऑर्गेनाइजेशन है, आजकल तो वो खैर गैर फ़ाल है, मगर एक टाइम ऐसा था कि इस ऑर्गेनाइजेशन की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। और जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था, उस वक़्त के इंडियन वज़ीर-ए-आज़म वाजपेयी, उन्होंने जब 2004 के अंदर इस्लामाबाद का दौरा किया था, समिट के अंदर उन्होंने ज्वाइन किया था और ख़िताब किया था, उसमें उन्होंने इस बात की तजवीज़ दी थी कि सार्क की अपनी एक सिंगल करेंसी होनी चाहिए। सो ये इंडिया की तरफ से सबसे पहले बात की गई थी कि सार्क ममालिक की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए, मगर उसके बाद से पाकिस्तान और इंडिया के हालात ख़राब हुए और अब सार्क डिसफंक्शनल है। मगर फिर भी डिफरेंट एकेडमिक सर्कल्स के अंदर, अखबारों के अंदर बहुत बार इस चीज़ का जिक्र हो चुका है कि सार्क की अपनी एक करेंसी होनी चाहिए। एक और प्लेटफॉर्म है जिसमें पाकिस्तान और इंडिया एक साथ उसके मेंबर हैं और वो है SCO प्लेटफॉर्म, जो कि अगेन उसके अंदर आपको चाइना और रूस नज़र आएंगे। मगर इस प्लेटफॉर्म के अंदर ईरान ने रिसेंटली मुतालबा किया था कि SCO की अपनी सिंगल करेंसी होनी चाहिए। सिर्फ ईरान नहीं, शहबाज शरीफ ने भी अपने एक खिताब के अंदर SCO ममालिक के हवाले से कहा था कि यहाँ पर एक सिंगल करेंसी होनी चाहिए। मगर उस मुतालबे के बाद इसके ऊपर कुछ खास नहीं हो सका। तो ये एक और प्लेटफॉर्म है जिसके ऊपर अगर कोई डेवलपमेंट होती है, जो कि खैर बहुत मुश्किल काम है कि कोई डेवलपमेंट हो, मगर अगर होती है तो पाकिस्तान और इंडिया एक ऐसे ब्लॉक का हिस्सा बन सकते हैं जहाँ की करेंसी सेम हो। और आखिर में बात करते हैं कि क्या पाकिस्तान और इंडिया की अपनी कोई सिंगल करेंसी होनी चाहिए या नहीं। इस बात के ऊपर पाकिस्तान में काफ़ी दफ़ा बात की गई है, बहुत ज़्यादा आर्टिकल्स लिखे गए हैं, एकेडमिक्स ने बात की है, इनफैक्ट पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस ने भी इसके ऊपर बात की है। 2012 के अंदर एक 40 रुकनी इंडियन जर्नलिस्ट का वफ्द पाकिस्तान का दौरा कर रहा था। लाहौर के अंदर एक मुलाकात हुई और उस वक्त पीपल्स पार्टी के रहनुमा जहांगीर बदर, जो कि इस वक्त पावर में थे, उन्होंने प्रपोज किया था कि पाकिस्तान और इंडिया की अपनी एक सिंगल करेंसी होनी चाहिए। इसके अलावा और भी पाकिस्तान के जो पॉलिटिशियंस हैं उन्होंने इस हवाले से बात की है कि पाकिस्तान और इंडिया को आपस में तिजारत के लिए सिंगल करेंसी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ये दो बहुत बड़े ममालिक हैं। मगर जो हालात पाकिस्तान और इंडिया के हैं, आपस में क्रिकेट नहीं खेल सकते, आपस में बात नहीं कर सकते, वहाँ पर सिंगल करेंसी का तो जो है वो बहुत दूर का आइडिया है। और ख़ासतौर पर जब दो ममालिक के दरमियान एक पार्टीशन हो चुकी है तो सवाल पैदा होता है, अगर आपने 1947 में अलग हो गए थे तो अब आप साथ मिलकर करेंसी बनाने से आप अचीव क्या करना चाहते हैं। मगर क्या पता कभी कोई ऐसा वक्त आए कि पाकिस्तान और इंडिया एक हो जाएं, अपनी एक करेंसी लेकर आएँ और दुनिया को बीट करें, मगर तब तक उस वक्त का इंतज़ार ही कर सकते हैं।